बच्चों 8th क्लास विज्ञान विषय में आपका चौथा पाठ चल रहा है और पाठ 4 का नाम जो है वो है पदार्थ, धातु और अधातु। धातु अधातु के बारे में हमने पढ़ा कि क्या उनके गुण होते हैं, क्या उनके भौतिक गुण हैं, क्या उनके रासायनिक गुण हैं। रासायनिक गुणों में हम लोग पढ़ रहे हैं कि धातु और अधातु जो है वो जल से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, वायु से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। कल धातुओं के साथ हमने जो है वो धातु और अधातु के साथ में अभिक्रिया पढ़ी थी, किसकी? जल की। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्षारों से क्षारक होते हैं, उससे किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप 4.7 करते हैं बच्चों। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए ये एक्टिविटी। जब थोड़ा सा रिस्क होता है किसी एक्टिविटी में तो वो प्रदर्शन जो है वो शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए क्लास में। ऐसे प्रिकॉशंस हैं, इसीलिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्किकाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़ें। प्लास्टिक स्पैचुला से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो टिक्किया है उसको पकड़ना चाहिए। प्लास्टिक स्पैचुला जो है वो एक तरह से शार्प चम्मच या चिमटे जैसे आकार की कह सकते हो आप, ठीक है। जैसे बर्फ़ पकड़ने के लिए आप यूज़ में लेते हो ना, बस वैसा ही होता है प्लास्टिक का स्पैचुला। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन, उसकी 3-4 टिक्कियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। ताज़ा विलयन बनाना आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके लिए 3-4 सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्कियाँ ले लें और उसको 5 ml विलयन में तुरंत घोल लें, जिससे इसका ताज़ा विलयन प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। क्या करना है? एल्युमिनियम फिल्म का एक टुकड़ा डाल देना है। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली परख नली के मुँह के निकट लाइए। अब आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बनाने के बाद 5 ml जल में और इसमें एल्युमिनियम की एक पन्नी डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप जलती हुई तीली को परख नली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से प्रेक्षण कीजिए क्या होता है, ठीक है। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। अगर तिल्ली जो है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, इसका मतलब जार से या परख नली से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये हमने कल आपको बता दिया था, ठीक है। धातु जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, ठीक है। अधातुओं की क्षारकों से अभिक्रिया जटिल है। अधातु जो है वो क्षारकों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, उसकी अभिक्रिया यहाँ जटिल है, थोड़ी टिपिकल है। आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए अब एक और तरह की विस्थापन अभिक्रियाएँ देखते हैं। विस्थापन का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, अपनी जगह से विस्थापित करना या हटा देना। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद कीजिए। किस किस के मध्य? कॉपर सल्फेट और आयरन यानी लोहे के मध्य क्रियाकलाप को याद कीजिए, जो आपने कक्षा 7th में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखें। क्रियाकलाप 4.8। 100 ml के 5 बीकर लीजिए और उन्हें A, B, C, D और E से चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए और प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6a में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1-1 चम्मच डालकर घोल बनाइए। देखिए ये बीकर लिया हमने, ठीक है। पहले में क्या है? जिंक सल्फेट और दूसरे में क्या है? आयरन सल्फेट है, CDE। इस तरह से ले लिया हमने। 5 बीकर लिए, इन पे 5 चीज़ें अंकित की हमने। और ये देखो, सबसे पहले ये बीकर लिया हमने A, B, C, D। इसमें 5 चीज़ें डाल रखी है हमने। क्या डाली है भी बताएंगे। फिर उसके बाद ZnSO4, FeSO4 में कॉपर, ठीक है। किस तरह विस्थापन अभिक्रिया हो चुकी है यहाँ पे ये देखेंगे। कलर परिवर्तन हो गया और बाकी 3 बीकर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। तो देखो क्या क्या डाला था और क्या किया। 5 बीकर लिए, 50-50 ml जल लिया। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6a में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। क्या क्या डाला बीकर ए में? डाला हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का टुकड़ा। जिंक धातु है, आपको पता है, ठीक है। फिर बीकर बी में डाला हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहे की कील। ऊपर वाले में तो जिंक का टुकड़ा, दूसरे वाले में लोहे की कील। बीकर सी में हमने डाला जिंक सल्फेट प्लस तांबे की छीलन। कॉपर डाला है, तांबे की छीलन डाली है और जिंक सल्फेट डाला है। फिर डी में डाला हमने आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस तांबे की छीलन और ई में जिंक सल्फेट प्लस लोहे की कील। ये हमने डाले हैं। ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब अभिक्रियाएँ होंगी तो इसी के अकॉर्डिंग होंगी।
तो फर्स्ट बीकर में क्या डाला ये आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा। पहले बीकर में क्या डाला, कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। दूसरे में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील। तीसरे में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। चौथे में आयरन सल्फेट यानी लोहे का सल्फेट और तांबे की छीलन। और पाँचवें में जिंक सल्फेट और लोहे की कील। ठीक है, चलिए देखें। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो उसमें जो विस्थापित होगा धातु, एक धातु दूसरे को विस्थापित करेगा, तो जलीय विलयन ही आवश्यक है उसका, दूसरे धातु का जलीय विलयन आवश्यक है, उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट, क्या क्या डाला था बीकर ए में हमने, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा डाला था। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह बैठ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा बताइए आप, बताइए, जिंक सल्फेट बनेगा ना। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन से जस्ते ने यानी जिंक ने कॉपर को, कॉपर धातु को, धातु आपस में हो रही है ना, जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, तो किस तरह से यहाँ से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह जिंक ने ले ली। और इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग, क्योंकि होता ही है कॉपर सल्फेट का नीला रंग, अदृश्य हो जाता है। और बीकर के पैंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण, कॉपर चूँकि भूरे रंग का, लाल रंग का पदार्थ होता है, भूरे लाल रंग का, तो वो विस्थापित हो गया तो पैंदे में चला जाएगा, तो कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आ जाओ यहाँ पर देखो, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये जिंक, ये डाला था हमने बीकर ए में डाला था। अब उसके बाद दोनों में रिएक्शन होती है कुछ समय पश्चात, तो क्या बना, यहाँ पर देखो बच्चों, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर हट गया है और यहाँ पर कौन आ गया है, जिंक आ गया, तो क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट। और ये जो कॉपर हटा था वो कहाँ आ गया, परख नली के पैंदे में चला गया और भूरे लाल रंग का होता है इसलिए वहाँ जमा हो गया। इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं, है ना, समझ रहे हो। बीकर बी में क्या डाला था याद करो, आ जाओ फिर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीकर बी में आपने डाला कॉपर सल्फेट और लोहे की कील, तो अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये जो यहाँ पर आ जाएगा और वापस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रियाएँ होती है, देख लिया आपने, फिर से देख लीजिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, है ना, कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है। और जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया कराई है बीकर एक में, दोनों को मिलाया, कुछ देर के पश्चात में क्या हो गया, जिंक सल्फेट बना है। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जिंक आया किसकी जगह, कॉपर की जगह, और कॉपर कहाँ चला गया, पैंदे में जाकर यहाँ से हट जाएगा, तो कॉपर जो है वो पैंदे में जाकर जमा हो जाएगा। इसीलिए जिंक सल्फेट रंगहीन होता है, तो कोई रंग नहीं है। कॉपर सल्फेट पहले नीले रंग का था, वो रंग अदृश्य हो गया कॉपर के हटते ही, और अब बदले में क्या रहा है, रंगहीन विलयन बना है जिंक सल्फेट का, और कॉपर जो कि लाल भूरे रंग का था वो पैंदे में दिखाई देगा बीकर के आपके। इसी प्रकार बी में होने वाली अभिक्रिया भी मैंने आपको बताई कि किस तरह से आयरन जो है वो क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बनेगा। मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है। पहेली कह रही है, पहेली ने बताया मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर सी, डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। अब देखिए बीकर सी, डी और ई में क्यों नहीं हुआ। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। क्या कह रही है कि बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा, क्योंकि कॉपर डाला हमने जिंक सल्फेट में, और बीकर ई में आयरन सल्फेट था, ठीक है, ई में आयरन द्वारा, सॉरी जिंक सल्फेट में आयरन लोहे की कील डाली थी ना, द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, यानी कॉपर जो है वो इतना अभिक्रियाशील नहीं है जितना कि जिंक। इसीलिए कॉपर या तांबा जो है वो जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को निकाल करके कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं बना पाया, जबकि जिंक इतना अभिक्रियाशील था,
एक्टिविटी फर्स्ट में, बीकर फर्स्ट में देखा आपने कि जिंक कितना क्रियाशील था कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाया था ना बच्चों। फर्स्ट में देखना आप दोबारा, मैंने ब्रश से मार्कर किया है, आपको समझ में आ जाएगा। परंतु क्यों, जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में उल्टा हो गया ना, बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। याद रखिए विज्ञान मनमाना नहीं हो सकता है, ठीक है ना, मनमाना नहीं है, अपनी मर्जी से सब नहीं चलता विज्ञान में, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन हो गया, जिंक, फिर कॉपर और फिर आयरन। आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक ये ध्यान रखने योग्य बात है विस्थापन अभिक्रिया में कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु कम क्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रस्थापित नहीं कर सकता। अब समझ आ गया ना, आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने जो आयरन डाला है वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं है जो विलयन है उससे। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील में से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं, बताइए। ठीक है, अब धातुओं और अधातुओं के उपयोग, आपको पता ही है जिंक सबसे अधिक है, फिर उसके बाद क्या है, आयरन, और फिर उसके बाद कॉपर है। मैंने ऊपर लगाया एरो के निशान। धातुओं और अधातुओं के उपयोग, आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु, आप अपने अनुभव से अधातु और धातुओं के कुछ उपयोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर आपको धातु और अधातु के उपयोग लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख सकते हो। और देखो ऊपर तो धातुओं के उपयोग तो एक पैराग्राफ में बहुत दे रखे हैं। मशीनें, मोटर गाड़ियाँ बनाने में, ये मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, ठीक है, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि, ये सब जो धातुओं के उपयोग हैं। इसी प्रकार अधातु आपको पता है कौन सी इनहेल करते हैं हम लोग, अधातु जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे अधातु हैं जिनका बहुत तरह से उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 आज कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और आपके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।